SC Verma simple harmonic motion का numerical 41. Assume that a tunnel is dug across the earth radius r passing through its center. Find the time the particle takes to cover the length of tunnel if A, B और C पार्ट करना है। तो A पार्ट में कहा है if it is projected into tunnel with speed of अंडर रूट जी आर। तो एक अर्थ दी हुई और इसका एक टनल यहाँ पे डग किया हुआ और वो टनल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ दिस अर्थ, मतलब एक डायमीटर जैसा एक टनल होगा। अब ये टनल के पास यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल को v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर इतने वेलोसिटी से इसमें अंदर प्रोजेक्टाइल किया हुआ है। तब हमें क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द टाइम टू क्रॉस दिस टनल। तो ये कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करना है और ये यहाँ से यहाँ का इतना उसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन क्या होता है? तो जैसे जैसे अंदर ये चला जाएगा तो ये अर्थ का जो सेंटर होगा ये उसे अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये इसे वेलोसिटी भी दी है और वो ग्रेविटी के कारण से ग्रेविटी भी उसे खींच रही है। तो ये ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगी। जैसे ये आगे चला जाएगा इस सेंटर फिर से वापस उसे उसकी वेलोसिटी कम करेगा और उसकी वेलोसिटी कम होते होते वो ऐसे यहाँ पे आएगा। अब जितनी वेलोसिटी दी हुई ज़्यादा उतना वो दूर चला जाएगा। ये कहीं पे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके बाहर आ जाएगा। जहाँ कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी वापस ये अर्थ उसे वापस खींचेगी तो वो वापस चला जाएगा। ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फिर उसकी तरफ वो चला जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड कितना, मतलब ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम एक्सप्रेशन के साथ भी देख सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं। सिंपल हार्मोनिक मतलब कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब जैसे कि ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना होता है? तो होता है मास इंटू मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ओ, ये E। अब E की वैल्यू क्या दी है? माइनस जी एम और ये R जो रेडियस होगी Q और इंटू एक्स जहाँ पे वो पार्टिकल है O। ए एम यहाँ पे रखेंगे तो ए एम इतना होगा फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये m चला गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए माइनस ये जी एम और ये R क्यूब इंटू एक्स। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ए सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि ये सब जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जैसे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इस कांस्टेंट को लिखते हैं हम आर क्यूब और ये जी एम की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं तो ये जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इस तरह से ये जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर ये यहाँ पे चला जाएगा और ओमेगा स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें? जी और यहाँ पे एक आर रहेगा, मतलब ये ओमेगा यहाँ पे मिल रहा है अंडर रूट जी अपॉन आर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है जो कि हमें बाद में लगने वाली, इसलिए फाइंड कर दी। अब ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये फाइंड करना है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो यहाँ से यहाँ पे जो मेन पोजिशन टू इस साइड में जो डिस्टेंस होगा इसे x कहते हैं जो कि रेडियस होगी अर्थ की r। अब वो डिस्टेंस मेन पोजीशन से डिस्टेंस और टाइम इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड इनटू, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो इसे लिखते हैं कॉस ए कॉस ओमेगा टी। हमें एक टी फाइंड करना है तो इसके लिए हमें x मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है r, एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा और ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा हम अलग v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर और v दिया हुआ है अंडर रूट जी आर, इतने वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया है तो v अपॉन आर, मतलब यहाँ से भी हमें ओमेगा की वैल्यू मिल रही, ओमेगा इज इक्वल टू ये अंडर रूट में आर है तो इसे कट होगा तो ये जी अपॉन आर इतना ओमेगा आएगा। ऑलरेडी हमने ए ओमेगा की वैल्यू फाइंड की, मतलब ये ओमेगा मिल गया। एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा तो एम्पलीट्यूड
कौन से इक्वेशन में आएगा, तो एम्पलीट्यूड मतलब वेलोसिटी दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है और एम्पलीट्यूड, ऐसा कौन सा रिलेशन होता है, तो v इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें वेलोसिटी दी हुई है अंडर रूट जी आर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन आर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर जो पता नहीं है, और x मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो लिया है हमने r, ये आर स्क्वायर, सभी जगह का स्क्वायर कर दे तो ये जी आर इज इक्वल टू जी अपॉन आर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर ये जी कैंसिल होगा और ये आर यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एम्पलीट्यूड चाहिए, ए आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर होगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये r, इतना एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड मिल गया, ओमेगा मिल गया और x पता है, तो t हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं टाइम। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 x मतलब कितना r इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है अंडर रूट 2 और ये r और cos ऑफ ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन आर, और ये t जो फाइंड करना है, तो ये r कैंसिल, ये यहाँ पे आएगा तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ जो भी एंगल है ये g अपॉन r और ये t। कॉस का ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो वो होता है 45 मतलब ये जो वैल्यू होगी अंडर रूट जी अपॉन आर टू टी, ये होगा पाई बाय 4 मतलब टी कितना आएगा, तो ये टर्म यहाँ पे चली जाएगी, तो ये पाई अपॉन 4 और ये यहाँ पे होगा आर अपॉन जी। तो इतना टाइम लग रहा है एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए, उतना डिस्टेंस फिर यहाँ पे कवर करना है, मतलब ये 2 बार ये जो हमें टाइम मिला वो 2 बार, मतलब ये हमें जो टाइम चाहिए था, टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम टनल, मतलब इसे पोजीशन को ए नाम देते हैं, तो यहाँ पे ए डैश देते हैं, तो ए डैश ट्रैवल करने के लिए या टनल ट्रैवल करने क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 2t लगेगा, मतलब ये t इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, मतलब ये पाई अपॉन 2 अंडर रूट r अपॉन जी, इतना टाइम लगेगा टू ट्रैवल और टू क्रॉस द टनल। बी पार्ट में भी हमें टाइम टू कवर द लेंथ ऑफ टनल फाइंड करना है इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट r अबाउ द टनल। तो यहाँ पे अभी जो टनल होगा इसके अबाउ r इतने डिस्टेंस से एक पार्टिकल यहाँ पे रिलीज किया है, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया है। ये पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट जी आर इतने वेलोसिटी उसे प्रोजेक्टाइल किया था। अब यहाँ पे आर इस अर्थ जो टनल का माउथ होगा उसके ऊपर आर हाइट पर यहाँ पे रिलीज किया, मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब इसे छोड़ देंगे, ये अर्थ ग्रेविटी क्या करेगी, उसे खींचेगी, मतलब उससे की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर ये अंदर चला जाएगा, यहाँ तक आते हुए वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे इस साइड में आता है तो ग्रेविटी सेंटर टुवर्ड सेंटर फिर से उसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी और उसका स्पीड कम करते कहीं पे तो 0 बन जाएगा, जहाँ कहीं पे 0 बन जाएगा वहां से वो वापस चला जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म करता है, ये देखा था हमने। लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी दी नहीं है तो प्रोजेक्टाइल नहीं किया, तो हाइट r से उसे छोड़ दिया है। तो ये छोड़ने के बाद ये जैसे नीचे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आने के बाद कुछ वेलोसिटी बनेगी। तो जितनी वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट गेन करेगा उस वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्टाइल किया है, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ की वेलोसिटी अगर हमें पता है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टू क्रॉस द टनल कितना टाइम लगेगा ये हमने पार्ट ए में देखा हुआ है, तो पार्ट ए की प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हमें सिर्फ अभी एक देखना है कि इस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट को भी ए मानते और इस पॉइंट को बी मानते, तो बी तक आने के
ये ऑब्जेक्ट जब बी तक आएगा तब कितनी वेलोसिटी गेन करेगा ये पहले फाइंड करना है। उसके बाद पार्ट ए को फॉलो करते हुए एक टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रखा है तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब ये और ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ हाइट पे है तो, और इसे छोड़ दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आने के बाद उसके पास दोनों होगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हुए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट बी पॉइंट, एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट बी पॉइंट। अब एनर्जी एट ए पॉइंट यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास अपॉन ये हो रहा है आर प्लस एच। अब यहाँ पे बी पॉइंट पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये हाइट कितनी है, सेंटर से हाइट है आर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है 1/2 वो बॉडी का मास इंटू उसकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। यही हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो ये h कितना है, h है r, तो ये आएगा माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन ये r, और h की वैल्यू r पुट करते हुए 2r इज इक्वल टू ए माइनस जी एम m अपॉन r प्लस 1/2 ए m और ये वी बी स्क्वायर। अब ए एम कैंसिल किया, अब ए हाफ और ये 1 है, ये यहाँ पे आया तो प्लस होगा माइनस जी एम अपॉन 2r, और ये प्लस होगा जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2 वी बी स्क्वायर। तो इनकी एडिशन आएगी माइनस जी एम अपॉन 2r इज इक्वल टू, ये प्लस आएगा ये बढ़ाया तो वी बी स्क्वायर 1/2 वी बी स्क्वायर। और ये हाफ भी यहाँ पे कैंसिल होगा। अब जी एम हमने पहले देखा था कि वो जी एम कितना होता है, जी एम की वैल्यू थी जी आर स्क्वायर, और यहाँ पे रहा आर, तो ये आर इसके साथ कैंसिल होगा, तो वी बी स्क्वायर आया जी आर, मतलब वी बी कितना आया, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अंडर रूट जी और ये आर, इतनी वेलोसिटी आ गई। जो पहले पार्ट में हमने यहाँ पे पहला पार्ट किया तो यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, इतने वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्टाइल किया था। अब ये वेलोसिटी मिली अंडर रूट जी आर, और इतने वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्टाइल करते हैं तो यहाँ से यहाँ आने के लिए जो टाइम लगता है वो पार्ट ए में हमने फाइंड किया था π/2 अंडर रूट आर जी। और यहाँ पे भी हमें उतना ही वेलोसिटी मिली यहाँ पे, कि जब इसे रिलीज कर दिया तो यहाँ जब आएगा तो इतने वेलोसिटी से वो यहाँ पे टनल के अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर टाइम सेम ही लगेगा जो पार्ट ए में लगा था। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम लगेगा टू क्रॉस द टनल ये आएगा π/2 अंडर रूट आर अपॉन जी। ये हमने लिखा ऑलरेडी सॉल्व इन पार्ट ए। सी पार्ट में हमें कहा है कि इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द टनल ऑफ विद अ स्पीड ऑफ अंडर रूट जी आर। तो अभी सी पार्ट में हमें टाइम ही फाइंड करना है टू क्रॉस द टनल, लेकिन अभी ए पार्ट में इससे इतने वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, बी पार्ट में कुछ हाइट से यहाँ से वेलोसिटी 0 रिलीज किया था, लेकिन सी पार्ट में कहा कि ये यहाँ पे ऊपर फेंक दिया है, ऊपर फेंक दिया तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक जैसे कि ये अर्थ उसे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जैसे ऊपर चला जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होते होते कहीं एक पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी, और जैसे 0 बनेगी तो एक अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फिर से वो नीचे आएगा, और इससे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमें पता चली, तो हम पार्ट ए की प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक टनल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है ये फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो डिसोलेट हो रहा है और 0 वेलोसिटी बनेगी कहीं ना कहीं। ये वेलोसिटी कौन कम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जी, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो माइनस जी होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये
इसे वापस इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, मतलब उसे एक्सेलरेट करेगा। तो ऊपर जाते समय भी डिसेलरेट करने वाला जो फैक्टर था वही एक्सेलरेट करने वाला फैक्टर है। अब यहाँ जितनी हाइट ऊपर गई उतने हाइट से नीचे आना है। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद ये हमें पता चलता है कि यहाँ से जो वेलोसिटी थी ये 0 बन गई, तो नीचे आने के बाद इतना सेम डिस्टेंस सेम एक्सेलरेशन से ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से यही बनने वाली है। ये काइनेमेटिक पढ़ने के बाद हमें समझ में आया। अब इतने वेलोसिटी से फिर वो नीचे जा रहा है, मतलब उतने वेलोसिटी से अगर वो प्रोजेक्ट नीचे टनल में जा रहा है और इसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये हमने पार्ट ए में पढ़ा है। तो एक के पार्ट से हमें ये पता चल रहा है कि थर्ड सी पार्ट का भी आंसर यही आएगा। तो सी पार्ट में यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, इसे इतने वेलोसिटी से वो डिसेलरेट हो रहा है, तो इसने मान लेते कि ये हाइट h अटेन की, तो उस वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। तो 0 बनने के बाद फिर से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो सेम वेलोसिटी गेन करेगा जो वेलोसिटी हमने पार्ट ए में देखी थी। तो हम पार्ट ए टाइम उससे इतना लगेगा।